हेलो गाइस। लास्ट के वीडियोस में हम एक्ट एंड सीन के बारे में पढ़े थे। आपके आगे जो वीडियो है एस्थेटिक आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एस्थेटिक आइडियोलॉजी वाज एन अ टर्म अप्लाइड बाय द डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट पॉल डीमन। तो दिस टर्म इज़ अप्लाइड बाय डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट पॉल डीमन। पॉल डीमन के द्वारा इस टर्म को अप्लाई किया गया था। दिमाग में रखिएगा, इसको अप्लाई किए थे पॉल डीमन। ठीक है। अपने लेटर राइटिंग्स में टू डिस्क्राइब द सेडक्टिव अपील ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। एस्थेटिक एक्सपीरियंस की सेडक्टिव अपील्स को डिस्क्राइब करने के लिए, in which he claimed form and meaning, perception and understanding, and cognition and desire are misleadingly and sometimes dangerously conflated। इसमें ये कहते हैं कि ये वहाँ पे दावा करते हैं कि जो फॉर्म्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निशंस होती हैं किसी भी डिज़ायर को मिसलीड करने के लिए, तो उस सेडक्टिव अपील को एस्थेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें क्लेम करते हैं और दावा करते हैं, उसमें बताते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। डी मैन ट्रेसेस द एस्थेटिक आइडियोलॉजी इन फ्रेडरिक शिलर्स लेटर्स ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन 1795। फ्रेडरिक शिलर ने इस एस्थेटिक आइडियोलॉजी को ट्रेस करते हैं एक अपनी वर्क में, लेटर ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन। ओके, सो बेसिकली हमको पॉइंट चीज़ें पढ़नी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल डीमन होते हैं जो कि डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट होते हैं, वो एस्थेटिक आइडियोलॉजी को अप्लाई करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ यू शुड नो। ठीक है, आगे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? जोसेफ गैबल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लास्टिक आर्ट ऑफ स्टेट। तो द प्लास्टिक आर्ट ऑफ द स्टेट जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है? तो जोसेफ गैबल्स के द्वारा। यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग्स कि जोसेफ गैबल्स के द्वारा द प्लास्टिक आर्ट ऑफ द स्टेट दिया गया है, और वो किसके कॉन्टेक्स्ट में? एस्थेटिक आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि एस्थेटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। एस्थेटिक आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में जोसेफ गैबल्स ने द प्लास्टिक आर्ट ऑफ द स्टेज को दिया है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इन द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक 1990, द मार्क्सिस्ट theorist Terry Eagleton provided both a history and critique of the aesthetic, noting the many ideological perversions and distortions in the history of the concept, but in the contrast to man। सो यहाँ पे बेसिकली मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट जो कि टैरी ईगल्टन होते हैं, वो अपने वर्क द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक 1990 में ये हिस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं कि एस्थेटिक क्रिटिक को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और अपने लॉजिक को यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दिस इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बट यू हैव टू नो द मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट नेम टैरी ईगल्टन और द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक 1919 का वर्क है। ओके, इसके कॉन्टेक्स्ट में आया, एस्थेटिक आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये आया है, ये इनका वर्क आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एस्थेटिसिज्म। ओके, इन हिज लैटिन treatise entitled Aesthetica 1750, the German philosopher Alexander Baumgarten applied the term aesthetica। So, एस्थेटिसिज्म जो कि एक लैटिन ट्रीटीज से आया है, एस्थेटिका 1750 में ये वर्क आया है। किसका वर्क है? जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बमगार्डन। इन्होंने एस्थेटिका टर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, किसके लिए? द आर्ट ऑफ विच द एस्थेटिक एंड इन द परफेक्शन। यहाँ पे आर्ट के लिए एस्थेटिका टर्म को अप्लाई करते हैं, जिसमें ये परफेक्शन क्या दिखाते हैं कि द एस्थेटिक एंड इज़ द परफेक्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशन एज सच दिस इज़ ब्यूटी। तो एस्थेटिक एंड जो होता है एक परिपूर्ण सेंसुअस कॉग्निशन दिखाता है, जैसे कि सुंदरता के बारे में। ठीक है, ये एस्थेटिसिज्म जो है एक लैटिन ट्रीटीज एस्थेटिका
वर्क से आई है, जो कि 1750 में वर्क आती है। और ये वर्क किसका है? जर्मन फिलोसफर अलेक्जेंडर बंगार्टन का। एस्थेटिका टर्म को किसने अप्लाई किया है? तो यू हैव टू नो दैट अलेक्जेंडर बंगार्टन ने एस्थेटिका टर्म को अप्लाई किया है। तो इनका क्या मत होता है एस्थेटिका का शब्द का यूज़ करने का, कि उस आर्ट के लिए विच इज़ द एस्थेटिक एंड, जो किसी भी वर्क का जो एस्थेटिक एंड होना चाहिए वो परफेक्शन में होना चाहिए, परफेक्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशन में होना चाहिए। और वो कॉग्निशन कैसा होनी चाहिए? दैट शुड बी ब्यूटी, दैट शुड बी इट्स ब्यूटी। ठीक है, दिस इज़ द अलेक्जेंडर बंगार्डन्स terms perfection, the theory of perfection, what he gave in this aestheticism work। ठीक है, आगे आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है? फ्रॉम द ग्रीक पर्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, एस्थेटिक्स एक ग्रीक टर्म है। पूछा जाता है कि टर्म कौन सा है, तो ये आपको याद करना है कि एस्थेटिक्स टर्म जो है ग्रीक टर्म है, जिसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन, मतलब कि इंद्रियों से बोध, मतलब कि इन आपकी जो सेंस है, सेंस के परसेप्शन से आपको किसी भी चीज़ को देखना है। ठीक है, सेंस परसेप्शन, यू हैव टू नो दैट 5 सेंसेस इन योर बॉडी, अपॉन दैट यू विल रिकनसाइज एंड यू कैन नो द ब्यूटी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड द ब्यूटी ऑफ द आर्ट्स। ठीक है, आगे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं पे ये बताते हैं एस्थेटिक का मतलब क्या होता है। डिज़ाइनेट्स द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल द फाइन आर्ट्स। एस्थेटिक को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो फाइन आर्ट, जो अच्छे अच्छे आर्ट्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए। दैट मीन्स कि किसी भी आर्ट में, चाहे वो हिस्टोरिकल आर्ट हो, आर्कियोलॉजिकल आर्ट हो, पोइट्री की आर्ट्स हो, या फिर आर्किटेक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करनी है, तो वही चीज़ें कहलाती हैं एस्थेटिक्स। ठीक है, एज वेल एज ऑफ द नेचर ऑफ द ब्यूटी इन एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, एनी ऑब्जेक्ट वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, उसकी जो नेचर ऑफ ब्यूटी है उसको देखना, उसकी स्टडी करना, सिस्टमेटिकली उसकी स्टडी करना ही एस्थेटिक्स कहलाता है। ये ग्रीक टर्म है, इसका दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू द दिस ब्यूटी, पर्टेनिंग टू द सेंस परसेप्शन। ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया है स्टडी करने के लिए फाइन आर्ट्स को। फाइन आर्ट्स में दोनों आर्ट्स आते हैं, नेचुरल आर्ट्स भी आते हैं आपके, और आर्टिफिशियल आर्ट्स भी आते हैं। ओके, आगे जाते हैं, एस्थेटिसिज्म और अल्टरनेटिवली द एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिसिज्म को ही एस्थेटिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यू शुड नो दिस नेम। ओके, एस्थेटिक मूवमेंट को एस्थेटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपके फ्रांस में, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर का जाता है। ठीक है, जैसे करो मरो का नारा दिया गया था अपने इंडिया में, वैसे ही इनके जो ये जो मूवमेंट चला था, एस्थेटिक मूवमेंट जो चला था, वहाँ पे एक नारा दिया गया था। ठीक है, तो वो नारा क्या होता है? आई आर्ट फॉर आई आर्ट, आई आर्ट फॉर आई आर्ट। ये रैली चल वहाँ पे निकाली गई थी, वहाँ पे ये नारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट होना चाहिए आर्ट को बचाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द नारा आप बोल सकते हैं, दिस इज़ द फ्रेज विच इज़ दैट टाइम वेरी फेमस। ठीक है, यू हैव टू नो दिस। और जो भी पॉइंटेड चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे, और आपके जो क्विज़ देंगे, जो MCQs अभी हम सॉल्व करवाएंगे, उसमें सारे पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस, पॉइंट की चीज़ें पढ़ते रहे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाते हैं, जो हिस्टोरिकल रूट्स होते हैं, ठीक है, उसको प्रपोज किया गया है किसके द्वारा? जर्मन फिलोसफर होते हैं इमैनुअल कांट के द्वारा। एस्थेटिसिज्म का हिस्टोरिकल रूट जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट के द्वारा प्रपोज किया गया है। इनके वर्क जो होता है, इन्हीं से क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790, इनके वर्क क्रिटिक ऑफ जजमेंट में इमैनुअल कांट ने एस्थेटिसिज्म के हिस्टोरिकल रूट्स को बताया है। ठीक है, अपने व्यू को उसमें प्रपोज किया गया है। अब ये अपनी व्यू क्या देते हैं, इसको देख लेते हैं, इनका व्यू क्या होता है। इनका व्यू होता है दैट द प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस कंसिस्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक। सो इनका कहना होता है कि प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस वो होता है जहाँ पे डिसइंटरेस्टेड होकर के हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक, और किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है अपने आप को खुश करने के लिए हो। ठीक है,
प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि दैट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लीजेस इट्स ओन सेक, ठीक है। तो दिस शुड बी दिस शुड बी द कैरेक्टर प्योर एस्थेटिज्म एक्सपीरियंस, या भी बोल सकते हैं प्योर एस्थेटिक्स एक्सपीरियंस, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्रिटिक होते हैं इमैनुअल कांट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट पे ये कहते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। आगे जाते हैं। खैर आपके एम एच अब्राहम से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं अगर उस तरीके से देखा जाए, लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी के बेस्ड पे और नेट के बेस्ड पे जो जो चीज़ें पॉइंटेड चीज़ें हैं वही हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एस्थेटिज्म वाज डेवलप्ड बाय। एस्थेटिज्म किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी? बॉडीलार के द्वारा डेवलप किए थे। और बॉडीलार किससे इन्फ्लुएंस थे? एडगर एलन पो से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। बॉडीलार किससे इन्फ्लुएंस थे? एडगर एलन पो से इन्फ्लुएंस्ड थे। एडगर एलन पो का जो वर्क होता है द पोएटिक प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, 1850 में आया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेल्यूड से आप याद कर सकते हैं, 1850 में प्रेल्यूड भी आपका पब्लिश होता है, आपके वर्ड्सवर्थ मरते भी हैं उसी टाइम पे। और 1850 में द पोएटिक प्रिंसिपल आता है, जिसमें ये दावा किया जाता है एस्थेटिक एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये बॉडीलार किससे बॉडीलार जो होते हैं एडगर एलन पो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और वही एस्थेटिज्म को डेवलप करते हैं। और एडगर एलन पो की सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होती है द पोएटिक प्रिंसिपल, इसी को पढ़ करके बॉडीलार इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एडगर एलन पो ने क्या बताया है द पोएटिक प्रिंसिपल में, ठीक है। यहाँ पे भी एक फ्रेज़ होता है, उसको देखते हैं गौर से। क्या फ्रेज़ है? द पोएम परसिस। देखो, पोएम परसे का मतलब होता है अ पोएम रिटन सोनली फॉर पोएम्स सेक, ठीक है। एक पोएम लिखी जानी चाहिए केवल पोएम को बचाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द पोएम परसे का मतलब ये सुप्रीम वर्क है, ठीक है। ये बताते हैं एडगर एलन पो। एक यहाँ पे फ्रेज़ है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जामिनेशन। पोएम परसे का मतलब क्या होगा? ऐसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं, आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में से वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेट में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पूछते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस फ्रेज, ठीक है। दिस का मतलब होता है पोएम रिटन सोलली फॉर द पोएम्स सेक, ओके, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कुछ और पॉइंट्स जो इसमें इम्पोर्टेंट है। The view of French aestheticism were introduced into Victorian England by Voltaire. This is very important point for your PGT examination कि फ्रेंच एस्थेटिज्म का जो व्यू होता है विक्टोरियन इंग्लैंड में किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो वॉल्टर पैटर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है विक्टोरियन इंग्लैंड में। ये फोकस करिए कि एस्थेटिज्म जो होता है फ्रेंच एस्थेटिज्म विक्टोरियन इंग्लैंड में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि न्यू क्लासिकल एज में, ना कि आपके रोमांटिक एज में, ना कि आपके एलिजाबेथन एज में। ये विक्टोरियन एज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके थ्रू? वॉल्टर पैटर्न के थ्रू। दिस इज़ द पॉइंटेड थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आगे आ जाते हैं, कुछ राइटर्स के नाम हैं जिसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, बट यू शुड नो द वन पॉइंट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है, ये वर्ड के लिए है, ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ इफिशिएंसी, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ इफिशिएंसी। कुछ राइटर्स आते हैं जो 20th सेंचुरी के होते हैं, जैसे कि W.B. Yeats, T.E. Hume, T.S. Eliot, एज वेल एज लिटरेरी थ्योरिस्ट, न्यू क्रिटिक्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एस्थेटिक के थ्रू राइटर्स आते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही है, मतलब जो भी पॉइंटेड चीज़ें थी मैंने वहाँ पे बता दी हैं, और जो छूटी होंगी वो आपकी क्विज़ में आ जाएंगी, ठीक है, जो एमसी क्विज़ हम करवाएंगे। अब आगे जाते हैं, अफेक्टिव फैलेसी। व्हाट इज़ अफेक्टिव फैलेसी देख लेते हैं। इन एन एसे पब्लिश्ड इन 1946 W.K. विम्सेट एंड मुनरो सी बियर्ड्सले। अफेक्टिव फैलेसी को सबसे बड़ी क्वेश्चन जो बन के आता है, अफेक्टिव फैलेसी को किसने कॉइन किया है? तो दो नाम आप याद रखिए, W.K. विम्सेट, मुनरो सी बियर्ड्सले। दी बोथ आर द क्वाइनर ऑफ दिस टर्म, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और टर्म आप याद रखिए कि इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी भी विम्सेट एंड बियर्ड्सले ही कॉइन किए हैं। और बियर्ड्सले ने किस वर्क में, एक ऐसे होता है द वर्बल आइकन, तो ऐसे होता है वर्बल आइकन, उसमें ये अफेक्टिव फैलेसी को कॉइन किए हैं। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब क्या होता है, आगे देख लेते हैं। डिफाइन द अफेक्टिव फैलेसी एज द एरर ऑफ एवेलुएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट। तो अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है किसी पोएम के इफेक्ट को
जो पोएम का इफ़ेक्ट होता है उस इफ़ेक्ट को इवेलुएट करने में गलती कर देना, ठीक है। किसी पोएम को पढ़ करके और उसका निष्कर्ष ये निकालना कि पोएम कॉमिक है, पोएम सीरियस है, बट उसमें गलती कर देना, और वही पोएम किसी और से पढ़ाया जाए तो उसको ये समझ में आया कि वो पोएम कैसी लिखी गई है, वो पोएम कैसी लिखी गई है, कॉमिक है, और लेकिन पहला वाला बंदा कह रहा है नहीं ये बहुत सीरियस पोएम है, ठीक है। तो दिस एरर इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। अब किसके थ्रू वो पोएम गलत होती है या सही होती है, ये इसके थ्रू, इमोशनल इफ़ेक्ट्स के थ्रू वो पोएम में एरर आती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर्स, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर्स, वो पोएम पढ़ के जो इसका इमोशनली इफेक्ट होता है रीडर्स के ऊपर, वो इफेक्ट जो होता है एरर दिखाता है किसी पोएम को इवेलुएट करने में, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट थिंग्स विच इज़ यू शुड नो, ठीक है। अफेक्टिव फैलेसी किसने कॉइन किया है, W.K. विलियमसन, मुनरो C.B.H. से, और जिसका मतलब क्या होता है, द एरर ऑफ इवेलुएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर्स, ठीक है। As a result of this fallacy, the poem itself as an object of specifically critical judgment, और रिजल्ट के थ्रू आपको क्या मिलता है कि ये क्रिटिकली जज किया जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स द पोएम, वो कोई ऑब्जेक्ट होता है, वर्क होता है या फिर पोएम होता है, उसको क्रिटिकली जजमेंट मिलता है, टेंड्स टू डिसअपियर सो दैट द क्रिटिसिज्म एंड्स इन मिस इम्प्रेशंस एंड रिलेटिविज्म। तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म इन उसके इम्प्रेशनिज्म और रिलेटिविज्म में मतलब उसका अंत हो जाता है। तो पॉइंटेड चीज़ें मैंने बता दी हैं कि अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है और किसने कॉइन किया है और कहाँ पे कॉइन किया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आयर रिचर्ड्स की ये वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख रहिएगा। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1923 आपके दिमाग में होगा ही, बहुत बार आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पूछा जाता है, 3-4 वर्क्स दे देंगे आयर रिचर्ड्स का, पूछेंगे, नेट में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आयर रिचर्ड्स का वर्क नहीं है, सो यू हैव टू फोकस ऑन इट, ओके। आगे जाते हैं, एलिनेशन इफेक्ट। In his epic theater of the 1920s and later, German dramatist Bertolt Brecht adapted the Russian formalist concept of defamiliarization into what he called the alienation effect, Verfremdungs effect, ठीक है। अब देखते हैं एलिनेशन का मतलब होता है अकेला हो जाना, सबसे आइसोलेट हो जाना, ठीक है। तो एलिनेशन इफेक्ट, उस अकेलेपन में जो इफेक्ट पड़ता है किसी राइटर पे, व्यक्ति पे, या फिर एलिनेट होकर के किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा बर्टोल्ट ब्रेcht जो होते हैं इसको, इस टर्म को कॉइन किए हैं, दिमाग में रखिएगा। एपिक थिएटर में ये दिए हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। और ये एलिनेशन इफेक्ट जो है कहाँ से अडॉप्ट करते हैं बर्टोल्ट ब्रेcht जो होते हैं, एलिनेशन इफेक्ट कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, तो रसियन फॉर्मलिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है डिफैमिलाइजेशन। रसियन फॉर्मलिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है डिफैमिलाइजेशन से इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं। कौन अडॉप्ट करता है? बर्टोल्ट ब्रेcht, ठीक है। अब इसमें ये क्या बताते हैं, आगे देखते हैं। What he called the alienation effect, Verfremdungs effect. The German term is also introduced as estrangement effect और distancing effect। तो ये जर्मन टर्म है, वर्फ्रेंडंग्स इफेक्ट जो होता है वो जर्मन टर्म है, और इसको ये ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट में और डिस्टेंसिंग इफेक्ट में। यू हैव टू नो दैट कि इनके अलग अलग जो नाम है, नाम पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये कौन सा इफेक्ट है और ये किसका है या किसका नहीं है, ऐसे करके एग्जाम में पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यू शुड नो दैट कि एलिनेशन इफेक्ट को आप डिफैमिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज़ द रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट, ये दिमाग में रखिए, यहाँ से अडॉप्ट किए हैं बर्टोल्ट ब्रेcht ने, ठीक है, इस टर्म को। अब यहाँ पे ये आता था कि एलिनेशन इफेक्ट के और 2-3 नाम क्या होंगे, तो यू शुड नो दैट स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट इज आल्सो एलिनेशन इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट इज आल्सो एलिनेशन इफेक्ट। ये अलग अलग नाम दे करके आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। अब एलिनेशन इफेक्ट का मतलब ये क्या बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम ऐसे उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ। द लास्ट इज़ क्लोजेस्ट टू ब्रेcht in that it avoids the negative connotations of Jadness
incapacity to feel and social apathy that the word alienation has acquired in English. तो यहाँ पे इंग्लिश में जो एलिनेशन वर्ड का जो मतलब है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कन्नोटेशन ऑफ जैडनेस, ठीक है, इनकैपेसिटी टू फील करने में इनकैपेबल हो जाना, सोशल अपैथी समाज से घृणा करना, यही क्या होता है एलिनेशन शब्द का एक एक्वायर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश में, ठीक है। बट दिस इफेक्ट मतलब कि ब्रिज का क्या कहना होता है इसमें, ठीक है, ये देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। दिस इफेक्ट ब्रिज शेड इज यूज्ड बाय द ड्रामाटिस्ट टू मेक फैमिलियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सोशल रियलिटी सीम स्ट्रेंज। और ब्रिज ये कहते हैं इस इफेक्ट के बारे में कहते हैं जो कि ड्रामेटिस्ट के ऊपर एक फैमिलियर एस्पेक्ट डालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रेजेंट का सोशल रियलिटी है वो स्ट्रेंज होने लगी है। डैट मीन्स अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आपको यूटिलाइज करके इसको समझाते हैं। So as to prevent the emotional identification or involvement of the audience with the characters and their action in the play. His own aim in drama was instead to evoke a critical distance and attitude in the spectator in order to arouse them to take action against rather than simply accept the state of the society and behavior represented at the stage. So आपको बेसिकली सोशल टाइप के चीज़ों में मैं बताती हूँ, जैसे कि मूवीज़ में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, मूवीज़ में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं आपको एज इट इज़ उस चीज़ को नहीं मान लेना है, आपके लॉजिकल थॉट्स उसके पर्सपेक्टिव से होने चाहिए ताकि आप उसको अपने लॉजिकल माइंड से देखिए कि वो सही है या गलत है, तभी आप जज करने। दैट मीन्स कि योर जजमेंटल क्रिटिक थिंकिंग शुड बी अलाइव, नॉट एलिनेट, नॉट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स एज इट इज़, ठीक है। उस चीज़ को आप एज इट इज़ ना एक्सेप्ट करके उसको उससे एलिनेट होके उससे दूर होकर के अपने क्रिटिकल माइंड को के थ्रू सोचिए कि ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। दिस इज़ द लॉजिकल माइंड, यू हैव टू यूज़ योर माइंड फॉर दैट थिंग्स, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और लोग उसको अडाप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों अडाप्ट कर रहे हैं, दे डोंट नो द सेंस ऑफ अडॉप्टिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसको लोग विदेशों में अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारे इंडियंस हैं अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को छोड़ करके वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है, बट यू शुड नॉट ब्रोक विथ योर रूट्स, ठीक है। आपको अपने रूट से अलग नहीं होना है, आप रूट से जुड़े रहेंगे तभी आप आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। दिस इज़ द रियलिटी ही वॉन्ट्स टू स्टेट इन दिस पॉइंट। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ शोइंग इन योर मूवीज़ एंड फिल्म्स, डोंट कोरिलेट ऑल दिस थिंग एंड डोंट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स एज इट इज़, ठीक है। जैसा वो है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट ना करिए। ये ब्रिज का कहना होता है एलिनेशन इफेक्ट में। एलिनेशन इफेक्ट दैट मीन्स कि आप उससे अलग हो करके अपनी लॉजिकल माइंड का यूज़ करिए और उसको सही है गलत है आप अपने आप से अपने लॉजिकल माइंड से क्लैरिफाई करिए। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इफेक्ट, ठीक है। अब ये समझा दिए हैं आपको पॉइंट्स, चीज़ें जो पॉइंटेड चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है कि एलिनेशन इफेक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंजिंग इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट, और यही एलिनेशन इफेक्ट भी है, यही जो है वोल्फ्रैंग डंक्स इफेक्ट है। ये टर्म जो है जर्मन है, ठीक है, ये टर्म जो है जर्मन है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये जर्मन वर्ड है, दिस इज अ जर्मन वर्ड, ओके। आगे जाते हैं एलिगरी। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म, हम पॉइंटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एलिगरी क्या होता है, एन एलिगरी इज़ ए नरेटिव वेदर इन प्रोज और वर्स, ठीक है। एलिगरी का मतलब ये देख लेते हैं एलिगरी होता क्या है। एलिगरी वो होता है जहाँ पे सिंबल के थ्रू आपको किसी कैरेक्टर के बारे में या फिर किसी मोरल वैल्यूज़ के बारे में किसी सिंबल के थ्रू आपको किसी चीज़ के बारे में समझाया जाए, वही एलिगरी कहलाती है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स चीज़ें हम देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। ये दिमाग में रखिए कि एलिगरी जो है नरेटिव में यूज़ होता है वेदर इन प्रोज एंड वर्स, वो प्रोज भी हो सकता है वर्स भी होता है, इन दोनों में ही मतलब कि एलिगरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि एलिगरी को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एलिगरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी एंड सेकेंड इज द एलिगरी ऑफ आइडियाज़, ओके।
तो फर्स्ट जो है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी क्या होती है इसको देख लेते हैं। in which the characters and actions that are signified literally in their turn represent or allegorize historical personage and events। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी में यही बताया जाता है कि कोई कैरेक्टर एक्शन जो कि लिटरली हिस्ट्री से कोरिलेट हो या फिर हिस्ट्री के इवेंट से कोरिलेटेड हो, वहाँ से उठाया जाए आपके प्रेजेंट वर्क ऑफ किसी वर्क में, ठीक है, और उसी को एलेगराइज करके रिप्रेजेंट करना हो, उसी को सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट करना हो किसी वर्क में, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल एलेगरी या फिर पॉलिटिकल एलेगरी। ठीक है, इवेंट्स या फिर हिस्टोरिकल कैरेक्टर आपको मतलब कैरेक्टर से हिस्ट्री से ही उठाने हैं, सिम्बोलिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो सिम्बोलिकली और रिप्रेजेंट करना ही हिस्टोरिकल एलेगरी बोली जाती है या फिर आप पॉलिटिकल एलेगरी बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये सेम है। जैसे कि जॉन ड्राइडन की यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है अब्सालम ऑफ किटोपल। अब्सालम ऑफ किटोपल में जो किंग डेविड होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेकंड में। ठीक है, ये किंग डेविड जो होते हैं चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। आगे जाते हैं एलेगरी ऑफ आइडियाज़ क्या होता है। सेकंड टर्म इज एलेगरी, हम बताया ना एलेगरी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज द एलेगरी ऑफ हिस्टोरिकल एलेगरी और पॉलिटिकल एलेगरी। सेकेंड इज द एलेगरी ऑफ आइडियाज़। सो एलेगरी ऑफ आइडियाज़ क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। इन विच द लिटरल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द प्लॉट एलेगराइजेज एन अब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन और थेसिस। जिसमें कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर किसी प्लॉट के बारे में और सिम्बोलिकली, ठीक है, सिम्बोलिकली वो किसी अब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन या फिर थेसिस के बारे में। जैसे कि बाइबल में बहुत सी सारी थेसिस दी गई हैं, आपके गीता भागवत में या फिर रामायण में जो प्लॉटिंग होती है, जो छोटे छोटे आपके कृष्णा में ही देखिए बहुत छोटी छोटी जो लीलाएँ होती हैं, तो लीलाएँ दैट इज़ द प्लॉट। ठीक है, दैट इज़ द प्लॉट या फिर बोल सकते हैं आप आइडियाज़। ठीक है, जिसके थ्रू आपको मोरल चीज़ें सिखाई जाएँ, वही एलेगरी ऑफ आइडियाज़ होते हैं। वही क्या होते हैं, एलेगरी ऑफ आइडियाज़ होते हैं। अब उसको मतलब कि वो मतलब कि वो आपके एलेगरी जो होंगी सेकुलर भी हो सकती हैं, रिलीजियस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये टाइप की भी हो सकती हैं। ये जो होती भी हैं वो सारी एलेगरी ऑफ आइडियाज़ में ही आएंगे, दिमाग में रखिए। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है अब्सालम ऑफ किटोपल का वर्क है, जॉन बनियान का द पिलग्रिम प्रोग्रेस है। ठीक है, ये दोनों हैं एग्जांपल दिए गए हैं जो एलेगरी ऑफ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो दिया गया है आपके टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि a famed example of episodic allegory is the encounter of Saturn with his daughter Sin as well as with death। तो यहाँ पे सैटर्न एक बहुत ही एपिसोडिक एलेगरी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, बहुत फेवरेट मतलब कि बहुत ही फेमस एलेगरी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है सैटर्न की, जिसकी बेटी होती है सिन और उसके साथ में उसका बेटा होता है, मतलब सिन की बेटी डेथ होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एलेगरिकली एज द सन बॉर्न ऑफ दियर इंसेस्ट्रुअल रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे एलेगराइज करके ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो सन बॉर्न है दैट मीन्स जो डेथ जन्मा हुआ है वो किसके इंसेस्ट्रुअल रिलेशनशिप के से जन्मा हुआ है। दैट मीन्स सैटर्न एंड डॉटर उसकी बेटी जो सिन होती है उन दोनों के मिक्सअप से मतलब कि ये बच्चा जो है डेथ ओरिजिनेट हुआ। दिस इज सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेड एट देयर। ठीक है, यू हैव टू नो दिस। और ये जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की सेकंड बुक में ये बात कही गई है, 1667 में आई है ये बुक। पता ही ये टीजीटी वालों को अच्छे से ये चीज़ें पता है। ठीक है, आगे जाते हैं। एलेगरी ऑफ आइडियाज़ में क्या होता है, पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है किसी भी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ को वर्चू वाइसेस स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने के लिए पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दिमाग पे आपको रखना है। आगे जाते हैं थोड़ा सा जो पीजी से हैं। हाँ, तो एलेगरिकल इमेजरी क्या होती है ये दिमाग में रखते हैं। द पर्सनिफिकेशन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलेगरिकल एक्शन। तो एलेगरिकल इमेजरी वो होती है, एक पर्सनिफिकेशन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एंटिटीज़ होती है हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलेगरिकल एक्शन। किसी भी मतलब कि वर्क में किसी भी प्रोज हो या फिर पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो, उसमें एक शॉर्ट पैसेज में एलेगरिकल इमेजरी को दिखा करके सिम्बलिकली लिखा करके किसी चीज़ को बताना, किसी एक्शन को बताना ही एलेगरिकल इमेजरी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो आपके टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है वो मिल्टन का
अलगरो एंड सेकंड पेंसरेसो एल पेंसरेसो, जो कि 1645 में आया है ये वर्क। ये आपको दिमाग में रखना है, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके, और एकलव्य वाले के लिए भी, एकलव्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये लाइन हम देख लेते हैं। थॉमस ग्रे एलजी रिटन इन कंट्री चर्चियार्ड 1751 में लिखी गई है ये वर्क, और ये आपके एलटी के लिए इम्पोर्टेंट है, यू शुड नो दिस थिंग्स। देख लेते हैं। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, यहाँ पे ऑनर की वॉइस है, प्रोवोक कर रही है साइलेंट डस्ट को। सो यहाँ पे पर्सिफिकेशन साफ साफ दिख रहा है। फ्लैटरी सूद, फ्लैटरी शांत करती है, डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैटरी और ऑनर्स वाइज, these both are the personification and allegorically used here. This is called allegorical imagery। ठीक है, आप इसको allegorical imagery कह सकते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे पर्सिफिकेशन का यूज़ किया गया है। सिंपली यू को नो दिस थिंग। ठीक है, आगे जाते हैं, जो कि पॉइंटेड चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्ली 16th सेंचुरी में एवरी वन मैन करके वर्क आता है, जहाँ पे एलेगरी का यूज़ किया गया है। और एवरी मैन कौन सा प्ले है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोरालिटी प्ले है, मैराइकल प्ले है, या फिर मिस्ट्री प्ले है। ठीक है, यू शुड नो दैट दिस इज़ द मोरालिटी प्ले, आपको पता ही है। और कब आता है ये, एग्ज़ाम में अक्सर करके आप कंफ्यूज होते हैं कि किस सेंचुरी में आया है। तो अर्ली 16th सेंचुरी में आया है, ना कि 15th सेंचुरी में आया है। ठीक है, ना कि 17th सेंचुरी में आया है, ये अर्ली 16th सेंचुरी में आया है। यू शुड नो दिस थिंग। एवरी मैन वर्क जो होता है मोरालिटी प्ले है, ये मोरालिटी प्ले है, और अर्ली 16th सेंचुरी में आया है। आगे जाते हैं, कुछ वर्क्स हैं जो कि बहुत ही थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, पॉइंटेड चीज़ें हैं, नेट वट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हिस्ट्री बेस्ड भी इम्पॉर्टेंट है। पिलग्रिम प्रोग्रेस जो होता है, ये मोरल एंड रिलीजियस एलेगरी होती है, प्रोज नैरेटिव में लिखा गया है। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन है, जो कि 1590 से लेकर के 96 तक आया है। इसमें मोरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, ये सारे एलेगरीज का यूज़ किया गया है। और ये वर्स रोमांस है। कैसा रोमांस है ये? वर्स रोमांस है, पूरी वर्स में लिखी गई है। और थर्ड जो वर्क होता है जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स होता है, उसमें द वेज टू लापुटा एंड लगाडो 1726, ये एक सटारिकल एलेगरी है। ठीक है, एलेगरिकल सटायर है। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना है, क्योंकि आपके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आपके पीजीटी के पर्सपेक्टिव से, और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आ गया तो टीजीटी पीजीटी नेट, ये मतलब कि किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट। एमएच अब्राहम वैसे भी सब किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। ठीक है, पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है मोरल और रिलीजियस एलेगरी है, प्रोज नैरेटिव में लिखा गया है। एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन, ये मोरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ये सारे एलेगरीज हैं, वर्स रोमांस में लिखी गई हैं। थर्ड वर्क इज़ जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल है, जिसमें ववेज टू लापुटा एंड लगाडो, ये जो है सटारिकल एलेगरी है। ठीक है, और विलियम कॉलिंस का वर्क होता है ओड ऑन द पॉलिटिकल कैरेक्टर, 1747 में आया है। ये लिरिक पोएम है, दिस इज लिरिक पोएम्स। ठीक है, वर्क और ये पोएम्स इसलिए मैं पॉइंट करके बता रही हूँ क्योंकि आपके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे फॉर्म्स आए हैं आपके स्टेट के, एमपी के हुए, झारखंड के हुए, या फिर एकलव्य का हुआ। ठीक है, टीजीटी पीजीटी आया ही है, आप उसकी तैयारी कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे फॉर्म आने बाकी भी हैं। ये सारी चीज़ें पॉइंटेड चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड फोकस ऑन दीज पॉइंटेड थिंग्स। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जॉन कीट्स का जो टू ऑटम है, और टू ऑटम है 1820 में आई है ये वक्त। यहाँ पे जो ऑटमनल सीजन होता है एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फिगर होता है ये एलेगरी होती है। ठीक है, एलेगरी होती है, एक एलेगरिकल रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑटम को एलेगरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पोएम में। सो दिस इज आल्सो द पॉइंटेड थिंग्स फॉर योर पीसीटी एग्जामिनेशन। कुछ पुरानी वर्क्स हैं, ऐसे देख लेते हैं। दांते की डिवाइन कॉमेडी, फ्रेंच रोमन डी लॉरोज, चौसर की हाउस ऑफ फेम, विलियम लैंगलैंड की पियर्स फ्लोमैन, ये वर्क्स पॉइंटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे भी एलेगरी का यूज़ किया गया है। ठीक है, और वर्स में लिखा गया है गौदी का फर्स्ट पार्ट सेकेंड, शेली का प्रोमेथस अनबाउंड, टमासाडे का डायनास्ट। ठीक है,
दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, टीजीटी पीजीटी की पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एम.एच. अब्राहम में कोई भी पॉइंटेड चीज़ अगर बोला जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ पे वर्क हुआ, टर्म हुआ, या फिर वो किसी टर्म का मीनिंग हुआ, किसी टर्म का दूसरा वर्ड क्या है, मतलब कि सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप इसे ले सकते हैं, वोकैब के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, ठीक है। अब ये एम.एच. अब्राहम आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। वो घुमा उमा दें बस यही वो होता है, बट यहीं से क्वेश्चन आपके सीधे से ले आते हैं। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अब आगे आ जाते हैं फेबल। फेबल क्या होता है? फेबल का दूसरा नाम होता है एपोलॉग। फेबल का सेकंड नाम होता है एपोलॉग। दिमाग में चीज़ें ये रखे रहिएगा कि फेबल का दूसरा नाम होता है एपोलॉग। जो मैं आपसे यूज़ कराऊंगी उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो फेबल क्या होता है? शॉर्ट नरेटिव होता है यहाँ पे, और ये प्रोज और वर्स दोनों में होते हैं, ठीक है। और फेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। दैट एग्जाम्पलीफाई एन अब्स्ट्रैक्ट मोरल थेसिस और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फेबल एंड एपोलॉग क्या होता है? एक अब्स्ट्रैक्ट मोरल थेसिस को रिप्रेजेंट करता है और ह्यूमन बिहेवियर के सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली एज इट्स कंक्लूजन entire the narrator or one of the characters states the moral in the form of epigram। और इंटायरली कोई कैरेक्टर होता है जो कि मोरल चीज़ें किसी एपिग्राम की फॉर्म में, मतलब मोरल चीज़ें बताता है, ठीक है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये प्रोज एंड वर्स में होता है, और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट मोरल थीसिस बताई जाती है, ह्यूमन के बिहेवियर के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो मोरल लेसन होगा आपका, वो एपिग्रामेटिकली होगा। कैसे होगा? एपिग्रामेटिकली होगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं, बीस्ट फेबल क्या होता है? बीस्ट फेबल यहाँ पे है, बीस्ट फेबल इज अ विच इन विच एनिमल्स टॉक एंड एक्ट लाइक द ह्यूमन टाइप्स दे रिप्रेजेंट। बीस्ट फेबल वो होता है जहाँ पे ह्यूमन एनिमल बात करते हैं ह्यूमन की तरह, ठीक है। एनिमल्स को, जानवरों को ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बीस्ट फेबल। आपके जैसे कि कुछ वर्क्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एनिमल्स फॉर्म है, एनिमल फॉर्म्स एक बेस्ट एग्जांपल है आपके बीस्ट फेबल के लिए, ठीक है। एनिमल फॉर्म बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है बीस्ट फेबल के लिए। यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। आगे कुछ मतलब कि पॉइंटेड चीज़ें हम देख लेते हैं। मॉडर्न एक्सप्रेशन में मतलब कि बीस्ट फेबल को क्या बोला जाता है? सॉर ग्रैप बोला जाता है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम दीज फेबल, जो इसी फेबल से डिराइव करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बीस्ट फेबल जो होता है एंशियंट टाइम में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता था? इजिप्ट में, इंडिया में एंड ग्रीक में। इंडिया में भी बीस्ट फेबल एग्जिस्ट करता था, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। एशोप एक बहुत ही ग्रीक स्लेव होते हैं और जो कि बहुत फेमस होते हैं बीस्ट फेबल के लिए, ठीक है। बीस्ट फेबल के बहुत ही फेमस होते हैं 6th सेंचुरी में। यू शुड नो, और ये नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। आगे जाते हैं, कुछ बीस्ट फेबल के, ये जीआईसी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चौसस द नन प्रीस्ट टेल, द स्टोरी ऑफ द कॉक एंड फॉक्स इज़ अ बीस्ट फेबल। चौसर का जो नन्स प्रीस्ट टेल है, वहाँ पे जो स्टोरी बताई जाती है कॉक एंड फॉक्स का, ये बीस्ट फेबल है, ठीक है। अब आगे जहाँ जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो है उसको देख लेते हैं। ट्रिक्स्टर का होता है, ट्रिक करके किसी को फुसला लेना ही ट्रिक्स्टर होता है, ठीक है। ट्रिक जिसको मतलब कि ट्रिक करके किसी को फुसला लेना, ठीक है। बातों की जाल में किसी को फुसला लेना, ठीक है, गिफ्ट ऑफ गैप के थ्रू, ठीक है, उसी को ट्रिक्स्टर बोलते हैं। ट्रिकी व्यक्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर होता है किसी आपकी स्टोरीज़ में या फिर आपके ड्रामा में, ये सारी चीज़ें आती हैं। देख लेते हैं। अ ट्रिक्स्टर इज़ अ कैरेक्टर इन अ story who persistently uses his willingness and gift of gab to achieve his ends by outmaneuvering or outwitting other characters, ठीक है। ट्रिक्स्टर जो होता है एक प्रकार का वो कैरेक्टर होता है जो किसी स्टोरी में आता है और अपनी विल और गिफ्ट ऑफ गैप के थ्रू उसका जो मकसद होता है, लोगों के बिहेवियर को, लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों के कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करता है और अपना काम बना लेता है, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसे लोग बहुत होंगे, बहुत आते होंगे, जो कि आपका अपना काम बनाने के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है।
तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रिकस्टर, ठीक है। ये किसी स्टोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके रियल लाइफ में भी बहुत लोग होंगे ट्रिकस्टर टाइप के, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है एनिमल्स फॉर्म 1945 में ये जो वर्क आई है, ये बीस्ट फेबल का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है और एक सटायर है। और यहाँ पे ऑन द रशियन टोटलिटेरियनिज्म अंडर स्टालिन इन द मिड 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी के रशियन टोटलिटेरियनिज्म पे ये बेस्ड है एनिमल फॉर्म, जो कि जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट वो वर्क है, ये दिमाग में आप रखे रहिएगा। जीआईसी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं पैरेबल। पैरेबल क्या होता है? A very short narrative about human beings presented so as to stress the tacit analogy or parallel with a general thesis or lesson that the narrator is trying to bring home to his audience। तो पैरेबल क्या होता है? कहावत होता है, शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जहाँ पे टैसिटली एनालॉग और पैरेलल मतलब कि थेसिस, जनरल थेसिस होती है जो कि ऑडियंस को दिया जाता है। तो एक पैरेबल का मतलब कह सकते हैं कि कहावत होती है, कहावत के थ्रू किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना ही पैरेबल कहलाता है, ठीक है। ये दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये देख लेते हैं पॉइंटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टर्म ही पूछा जाता है अक्सर करके, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पलम is a story told as a particular instance of the general theme in religious sermon, ठीक है। एग्जाम्पलम क्या होता है? एक स्टोरी होती है जो कि बताई जाती है एक जनरल थीम पर रिलीजियस सरमन में, ठीक है। आपके धार्मिक उपदेशों में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी स्टोरीज बताई जाती हैं एक जनरल, एक छोटा सा संदेश देने के लिए, उसी को कहते हैं एग्जाम्पलम। दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पलम, ठीक है। आगे जाते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे चौसर का पार्डन स्टेल है, ठीक है। आपके जीआईसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पार्डन प्रीचिंग ऑन द थीम, पार्डन जो होता है प्रीच करता है किस थीम पर? ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। सारी इवल्स का, सारी बुराइयों का जो जड़ होता है ग्रीड होता है, लालच होता है। तो यहाँ पे ये मतलब कि एक तरीके से क्या होता है? एग्जाम्पलम उपदेश होता है रिलीजियस एंड जनरल स्टोरीज़ के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं चौसर का द पार्डन टेल में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पलम, ठीक है। आगे जाते हैं और यहाँ पे कुछ और भी वर्क हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। Chaucer's Chanticleer in the Non-Priest Tale borrows the preacher's technique in the 10 examples, tells in a vain effort to persuade his skeptical wife, Dame Patalot, then that bad dreams forebode disaster. This is also the example. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बेस्ट था, तो आपको वो दिमाग पे रखना है। प्रोवर्ब देख लेते हैं। प्रोवर्ब, वहाँ पे पैरेबल था और यहाँ पे प्रोवर्ब था। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन मैंने किया है कि पैरेबल अलग टर्म है और प्रोवर्ब अलग टर्म है। दिस इज़ नॉट कहावत, इसको कहावत नहीं बोलेंगे, पैरेबल को कहावत नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये पैरेलल चीज़ें होती हैं, टैसिट एनालॉजी होती है और जो कि ऑडियंस को बताने के लिए, ऑडियंस को एक लेसन बताने के लिए यूज़ की जाती है। ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे मैंने कहावत बोल दिया था जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ये पैरेबल है जो कि ऑडियंस को बताने, किसी जनरल लेसन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, प्रोवर्ब देखते हैं। प्रोवर्ब आर शॉर्ट्स प्रीटी स्टेटमेंट ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रुथ्स अबाउट एवरीडे लाइफ। प्रोवर्ब क्या होता है? वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी ट्रुथ के बताने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, पॉइंटेड चीज़ देखनी है। और अब हाँ, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब हो गया, एग्जाम्पलम हो गया, पैरेबल, एपोलॉग, ट्रिक्स्टर और एलिगोरिकल इमेजरी, कुछ पॉइंटेड चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, ठीक है। आगे थोड़ी सी चीज़ें आप देख लेते हैं। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन देख लेते हैं। अलिट्रेशन
इज़ द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन सेंटेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। अलिट्रेशन क्या होता है? एक स्पीच साउंड होता है, रिपीटेशन होता है किसी स्पीच साउंड का सीक्वेंस में नियर बाई वर्ड्स, मतलब कि उसके बगल में जो भी शब्द होते हैं उसके सीक्वेंस में जो शब्द आते हैं उस वो रिपीटेड आते हैं, उसी को अलिट्रेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। अलिट्रेशन ओल्ड इंग्लिश में अलिट्रेटिव मीनिंग मीटर क्या होता है देख लेते हैं। अलिट्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस ऑफ द वर्स लाइन। द वर्स इज unrhymed. Each line is divided into two half line of two strong stress by decisive pause और सेजुरा। ठीक है, यहाँ पे ये है कि अलिट्रेटिव मीटर क्या होता है। अलिट्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस ऑफ वर्स लाइन। किसी भी पोएम में वर्स लाइन में ऑर्गेनाइज वे में टर्म का यूज़ करना ही, जो कि अनराइम्ड हो, वो वर्स कैसा हो, अनराइम्ड हो, उसी में लाइन को डिवाइस करना, वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस में, दिस इज कॉल्ड अलिट्रेटिव मीनिंग। अलिट्रेटिव मीनिंग। सेजुरा क्या होता है देख लेते हैं। सॉरी, सेजुरा होता है एक पॉज। ठीक है, किसी भी लाइन के हाफ में पॉज आ जाना, रुकावट आ जाना ही सेजुरा होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। विलियम डंगलैंड का प्रियर्स ऑफ टू वुमेन एक एंड द रोमांस सर ग्वेन गिनलेट इम्पॉर्टेंट वर्क है आपके उसके लिए, नेट के लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्लैबल के बारे में। ठीक है, जो अलिट्रेशन का स्लैबल है। इन ए सोमर सेशन व्हेन सॉफ्ट वाज द सोन। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे करके आया हुआ है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। और सोमर, सेशन, सॉफ्ट, सोन, यहाँ पे ओ का और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिगरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिगरी। ठीक, ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिएगा। आगे आ जाते हैं। और यहाँ पे शेक्सपियर के सॉन्ग 30 को यहाँ पे एस, टी, एच और डब्ल्यू जो है ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसका रिपीटेशन हुआ है। रिपीटेशन तो इसका हुआ है, बट यहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या है। Sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many thing I shot, and with the old woes, new veil and dear time waste. ठीक है, यहाँ पे भी एक ये बताने की कोशिश करते हैं, अलिट्रेटिव मीनिंग को बताने की कोशिश करते हैं ये वहाँ से। अब देख लेते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? इज़ द रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन होता है दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट का, बट विद द चेंज ऑफ इंटरमीनिंग वॉवल्स। और यहाँ पे वॉवल्स जो होता है चेंज होते हैं, बट वहाँ पे अलिट्रेशन में वॉवल्स चेंज नहीं होते। देखे थे हम कि वहाँ पे जो अलिट्रेशन था आपका वॉवल से भी हो रहा था, अलिट्रेशन आपके कॉन्सोनेंट से भी हो रहा था। आप एक तरीके से कह सकते हैं अलिट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड असोनेंट्स। ठीक है, अलिट्रेशन बाप होता है, कॉन्सोनेंट और असोनेंट्स उसके बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं। तो अलिट्रेशन में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलिट्रेशन में आपके वॉवल्स का भी रिपीटेशन होता है और आपके उसका भी रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट का। यहाँ पे जो सेकंड जो एग्जांपल दिया गया था, ये जो एस, टी, एच और डब्ल्यू का जो रिपीटेशन यहाँ दिया गया था, दिस इज मतलब कि वहाँ पे अलिट्रेशन में आपका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस आएगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस वहाँ पे ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होगा। अलिट्रेशन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होगा, ये दिमाग में रखना है। और अनराइम्ड होगा, पोइम जो होगी अनराइम्ड होगी, ये पॉइंटेड चीज़ें रखनी है दिमाग में। और अलिट्रेशन जो होता है वो बाप होता है कॉन्सोनेंट असोनेंट का, ये दिमाग में रखिएगा। ये अलिट्रेशन में आपका कॉन्सोनेंट भी आ जाएगा और असोनेंस भी आ जाएगा, यानी कि अलिट्रेशन में रिपीटेशन आपकी दोनों की होगी, वॉबल्स की भी हो सकती है और आपके उसके भी हो सकती है, कॉन्सोनेंट की भी हो सकती है। बट दिमाग में ये रखना है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन तो हो रहा है वो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होनी चाहिए।
इसमें डिफरेंसेस लोग नहीं समझ पाते हैं एसोनेंस में, ऑलिट्रेशन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू शुड नो दैट कि ऑलिट्रेशन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है, और ऑलिट्रेशन जो होता है एक तरीके से बाप होता है कंसोनेंट का और एसोनेंट का। और ऑलिट्रेशन में जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस तो होगा, हाँ, लेकिन वो वॉवल्स के लिए भी हो सकता है और वो आपके कॉन्सोनेंट के लिए भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे आ जाते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट में क्या होता है कि repetition of sequence of two or more consonant but with a change in the intervening vowels। कॉन्सोनेंट में जो कॉन्सोनेंट होता है उसका रेपिटेशन होता है एक या फिर एक से अधिक बार, और लेकिन उसके साथ जो वॉवल्स यूज़ होंगे वो इंटरवीनिंग होंगे, यानी कि उसमें बदलाव होंगे, ठीक है, उसमें बदलाव होंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, राइडर, रीडर, राइडर, रीडर, राइडर, फेरर, फियरर एंड हियरर, हॉरर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट। यानी कि कॉन्सोनेंट में क्या होगा, रिपीटेशन तो होगा कॉन्सोनेंट का, लेकिन अगर दोबारा जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वहाँ पे कॉन्सोनेंट तो होगा लेकिन उसके साथ जो वॉवल्स होंगे वो इंटरवेनिंग होंगे, दैट विल बी इंटरवेनिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आगे जाते हैं एसोनेंट्स क्या होता है। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवल स्पेशली इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस लेवल दिया गया है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दिया गया था। अलिट्रेशन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दिया गया था और एसोनेंस में स्ट्रेस लेवल दिया गया है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलिट्रेशन एंड एसोनेंस। दिमाग में ये रखिएगा कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल दिया गया है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लेवल दिया गया है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दिया गया है, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दिया गया है बट वो वॉवल्स के साथ में भी आ सकते हैं, आपके कॉन्सोनेंट के साथ में भी आ सकता है। बट एसोनेंस जो होता है वो सिमिलर वॉवल्स के ही साथ में ही आएगा, ठीक है, सिमिलर वॉवल्स के ही साथ में आएगा। स्पेशली यहाँ पे सिलेबल्स जो होंगे स्ट्रेस होंगे, नॉट कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ओपनिंग लाइन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न की, जो कि 1820 में आई है। Thou still unravaged bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। तो यहाँ पे unravaged, सॉरी ब्राइड बोल रहे हैं तो आइड, ठीक है, क्वाइट, चाइल्ड, साइलेंस, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आई कर का जो सेंस आ रहा है, ठीक है, आई का जो सेंस आ रहा है तो वही आपका एसोनेंस है, लेकिन वो भी सिमिलर वे में, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस में नहीं आया है, ठीक है। जैसे वहाँ पे सोमर, सेट, एसेशन ऐसे करके आता है, ऐसे नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस लेवल में है, मतलब स्ट्रेस तो है बट नॉर्मल वे में, ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फोर्स्ड करके आपको पढ़ना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लैंग्वेज, वो भी लैंग्वेज में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ये लाइंस आप दिमाग में रखिएगा कि किड्स के और ऑनग्रेशन की हैं पीजीटी के पर्सपेक्टिव से और नेट के भी पर्सपेक्टिव से, मतलब सबकी पर्सपेक्टिव से। किसी को हम यहाँ पे छांट पाट नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग में 1747 में आया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे चेंजिंग वॉवल का यूज़ किया गया है। इफ़ ऑट ऑफ ऑटन स्टॉप और pastoral song may hope chased you to soothe thy pensive ear। So the rhyme is ought, stop, song, hope, soothe, ठीक है। यहाँ पे जो रिपीटेशन हुआ है चेंजिंग वॉवल्स का, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है अलिट्रेशन का। सो अब आगे जो टर्म है हम उसको देख लेते हैं, जो कि आपका अल्यूजन है, ठीक है। अल्यूजन is a passing reference without explicit identification to a literary or historical person or place or events to another literary work or passage।
तो एलुजन क्या होता है, एक पासिंग रेफरेंस होता है विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, किसी भी बिना किसी की आइडेंटिफिकेशन के पासिंग रेफरेंस को पास करना, ठीक है, रेफरेंस पास करना ही एलुजन कहलाता है। और वो हिस्टोरिकल पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, इवेंट हो सकता है, या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क्स को पास करना होता है, तो वही एलुजन कहलाता है। यहाँ पे टॉमस मैस का वर्क आया है, रिटन इन द टाइम ऑफ प्ले, इसमें ये लाइन्स है कुछ। अब आगे आ जाते हैं, टी.एस. इलियट का भी यहाँ पे दिया गया है, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप इसको पढ़े हुए हैं। टी.एस. इलियट इन द वेस्ट लैंड 1922 डिस्क्राइबिंग अ वुमन एट हर मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल। टी.एस. इलियट के वेस्ट लैंड में जो कि 1922 में आई है, वहाँ पे एक वुमन होती है, एक ड्रेसिंग टेबल पर बैठी होती है, मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पर बैठी होती है। कैसे यहाँ पे लाइन होती है देखते हैं, द चेयर शी sat in like a burnished stone glowed on the marble, ठीक है। तो ये पासिंग रेफरेंस है, लेकिन ये रेफरेंस कहाँ से है, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये आयरनिक एल्यूजन है शेक्सपियर के फ्रेज से, जहाँ पे क्लियोपैट्रा का मैग्निफिसेंस बार्ज होता है, एंटोनियन क्लियोपैट्रा से ये रेफरेंस दी गई है, ठीक है। एंटोनियन क्लियोपैट्रा से ये कौन बैठती है, वो वुमेन जो होती है क्लियोपैट्रा बैठती है, तो उसका रेफरेंस है यहाँ पे, उसका एल्यूजन जो है इस लाइन्स में देते हैं टी.एस. इलियट। सो दिस इज़ द कार्ड पासिंग रेफरेंस। कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर के एंटोनियन क्लियोपैट्रा से ये रेफरेंस से एल्यूजन लिया गया है। यहाँ पे क्लियोपैट्रा के बारे में होता है, बट यहाँ पे मॉडर्न गर्ल के बारे में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन होती है ये देखते हैं, द बार्ज शी sat इन लाइक ए burnished throne burned on the water। तो जिस बार्ज या फिर जिस बाड़े पे या फिर जिस नाव पे वो बैठे हैं, एक burnished throne है, burn the water जो कि जल रहा है उस पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से इस रेफरेंस को लिया है एल्यूजन के तौर पे वेस्ट लैंड में टी.एस. इलियट में, जो लाइन यहाँ पे आपने पढ़ा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एल्यूजन। चलिए, एम्बिग्यूटी से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी इस पे जो क्वेश्चंस हैं, कल कोशिश करके इन सब पे क्वेश्चंस हम MCQs जो होंगे वो आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि आप सारे क्वेश्चंस जो है एक बार क्लास देंगे और क्वेश्चंस देंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और पढ़ाने का टैक्टिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।